हाईलाइट करो आप। हम बोल रहे हैं अदर थिंग्स विच सपोर्ट व्हाट नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो हमें बोलेंगे अदर थिंग्स, उनके बारे में हम देखेंगे विच सपोर्ट theory of natural selection, क्या अदर चीजें हैं जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं इसको, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है दैट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इसका नीट में क्वेश्चन भी आता है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज रिलेटेड टू, और यू कैन से इट इज रिलेटेड टू द नेचुरल सिलेक्शन और इज रिलेटेड टू द डार्विनिज्म भी, आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या है, पहले मैं इसकी थोड़ा स्टोरी आपको बताऊं कि बिफोर 1920 इंग्लैंड के अंदर, स्पेशली एक जगह है वहां पे, उसको बोलते हैं बर्मिंघम, या हम सीधे बोलेंगे इंग्लैंड के अंदर। वहां पे क्या था, वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, देयर वाज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन। So when there was no industrialization, there was no pollution, isn't it? तो क्या हो गया वहां पे कि वहां पे जो ट्रीज थे उनके ऊपर हम देख रहे थे व्हाइट कलर के लाइकन जो है वो ग्रो कर रहे थे। कौन कलर के लाइकन? व्हाइट कलर के, ऑन टू द बार्क ऑफ द ट्रीज के ऊपर। और जो ट्रीज का बैकग्राउंड बनता था, अगर हम देखेंगे बैकग्राउंड जो बनता था बाहर का, वो कौन बनता था? व्हाइट कलर का बैकग्राउंड। और उनके ऊपर फीड करते थे, उन लाइकन्स के ऊपर, व्हाइट मॉथ्स, जिसको हम बोलते हैं बिस्टॉन बिटुलेरिया, उसका साइंटिफिक नाम है व्हाइट मॉथ का, ठीक है ना। व्हाइट मॉथ ग्रो कर रहे थे। और ब्लैक मॉथ भी थे, बहुत कम पॉपुलेशन में थे, बहुत कम, क्योंकि वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक दिखाते थे या कंट्रास्टिंग कलर दिखाते थे। किसके साथ? व्हाइट के साथ। वो कैमोफ्लेज दिखाते थे। तो क्या हो गया कि जो वहां पे प्रेडेटर्स थे वो इजीली ब्लैक मॉथ्स को डिटेक्ट करते थे, ऑन टू द व्हाइट बैकग्राउंड उनको खाते थे। और व्हाइट मॉथ्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई थी वहां पे। इसे नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड, इजंट इट? आफ्टर 1920 व्हाट हैपेंड इन द बर्मिंघम, इन द इंग्लैंड, व्हाट हैपेंड, देयर वाज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहां पे इंडस्ट्रीज बन गई। लेकिन जब इंडस्ट्रीज बन गई, द इंडस्ट्रीज रन ऑन द व्हाट? कोल। वो कोल पे रन करती थी, एंड कोल इज नॉट एन एफिशिएंट फ्यूल। और वहां पे क्या हो गया, वहां पे पोल्यूशन हो गया, क्योंकि आप देखते हैं वहां पे स्मोक, सूट, सारी चीजें जो है एटमॉस्फेयर में चली गई। तो उसकी वजह से क्या हो गया, पोल्यूशन हो गया वहां पे बर्मिंघम में। और जब पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन की वजह से क्या हो गया कि लाइकन जो है वो डिसअपियर हो गए, जो ग्रो करते थे ऑन टू द बार्क, वो लाइकन खत्म ही हो गए। आप समझ लो ये बारक था, यहाँ पे प्लांट का बारक था यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या थे, लाइकन जो है ग्रो कर रही थी इसके ऊपर, ये व्हाइट कलर के लाइकन। लेकिन जो ही पोल्यूशन हो गया, ये लाइकन क्या हो गए, ये गायब ही हो गए। क्यों हो गए गायब? क्योंकि जो लाइकन्स होते दे डू नॉट ग्रो इन ए पोल्यूशन। दैट इज व्हाई वी कैन यूज लाइकन्स एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स फॉर पोल्यूशन। जहाँ पे पोल्यूशन होता है ना, वहाँ पे लाइकन्स ग्रो नहीं करते। बात आई मेरी समझ में? तो यू कैन यूज देम एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स टू डिटेक्ट द पोल्यूशन, ठीक है ना। तो हमने देखा कि गायब हो गए लाइकन्स, और अब जो इनका बैकग्राउंड था, ये जो बारक था, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया सूत, स्मोक, और ये बैकग्राउंड जो है पूरा इसका बारक का क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ये पूरा बारक ब्लैक हो गया। अब इसके ऊपर जो व्हाइट मॉथ्स है वो इजीली डिटेक्ट हो गई। देखो नेचर सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब जब बारक का बैकग्राउंड जो है वो क्या बन गया, ब्लैक बन गया। अब जो व्हाइट मॉथ्स थे वो इजीली इसके ऊपर क्या होने लगे, डिटेक्ट होने लगे। अब नेचर ने क्या किया, नाउ नेचर हैज सेलेक्टेड द ब्लैक वंस। व्हाई? Because the black ones show the camouflage with this black background. अब white डिटेक्ट हो गए, उनको प्रेडेटर्स खाने लगे। अब ब्लैक वन जो है वो सर्वाइव कर गए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। सो नेचर ने वो वेरिएशन सिलेक्ट की जो यूजफुल थी। वो कौन सी थी? ब्लैक कलर। उसी को सिलेक्ट किया। अब उसी की पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि जो चेंज आ गई एनवायरमेंट के अंदर, द चेंज विच कम्स इन एनवायरमेंट, इजंट इट? अब इस चेंज को क्या दिखाना है? अब ये चेंज जो है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर यूजफुल वेरिएशन होगी, वो इस चेंज का इस्तेमाल करेगा, उसका यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, और अपनी प्रोजेनी बढ़ाएगा। तो हमने देखा चेंज आ गई। अभी तो ब्लैक वंस की पॉपुलेशन घट रही थी, अब व्हाइट वंस की पॉपुलेशन घट रही है, ब्लैक वालों की बढ़ रही है।
This is a natural selection. Yes, sir. So what happened after that? After that, in the Birmingham, in England, what happened? The fuel was changed. Fuel, due to advancement in industries, what happened? There was a fuel change. अब फ्यूल जो था कोल पहले, इट वॉज एफिशिएंट फ्यूल, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने यूज़ की. जब इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने यूज़ की तो क्या हो गया? पोल्यूशन कम हो गया. अब फिर से लाइकन्स ग्रो करने लगे. बात आई मेरे समझ में? और कौन से लाइकन्स? वाइट कलर के लाइकन्स. अब बैकग्राउंड फिर से क्या आ गया? वाइट. अब क्या सिलेक्ट हो गए? वाइट मॉथ्स. ब्लैक्स की पॉपुलेशन कम. दिस बिकम्स व्हाट? अ सपोर्ट टू द नेचुरल सिलेक्शन, इजंट इट? तो आप लिख सकते हो इसके बारे में थोड़ा सा. तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहिए तो हम ये बोलेंगे, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, इन इंग्लैंड बिफोर 1920, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहां पे कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं थी. When no industrialization means there was no pollution, कोई pollution नहीं था. तो क्या था वहां पे? वाइट लाइकन्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज. ओके, एंड क्रिएटिंग वाइट बैकग्राउंड. उसके बाद वाइट मॉथ्स feeding on white lichens. And not eaten by predators. Because of, किसकी वजह से? Because of camouflage. तो याद रखोगे दो तरह के हमारे पास, पहले मैं लिखाऊंगा आपको यहाँ पे, दो तरह के मार्क्स हैं हमारे पास. एक है हमारे पास बिस्टॉन बिटुलेरिया. व्हाट इज इट? इट्स अ व्हाइट मॉथ. ये कौन सा मॉथ होता है बेटा? व्हाइट मॉथ होता है. दूसरा जो हमारे पास है दैट इज बिस्टॉन बिटुलेरिया कार्बोनेरिया. इट्स अ विच मॉथ? ब्लैक मॉथ. तो हमने क्या बोला यहाँ पे? व्हाइट मॉथ जो है वो कैमोफ्लेज दिखा रहा था, while as black moths were eaten. Because of contrasting color. Contrasting कलर की वजह से ब्लैक मॉथ जो उनको क्या किया जाता था? वो खा दिया जाता था. Isn't it? उसके बाद अगर हम देखेंगे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, तो अगर हम आफ्टर की बात करेंगे, आफ्टर 1920 तो क्या हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी. ठीक है बेटा, क्या हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो हमने बोला फ्यूल जो था वो कूल था. क्या था? कूल था. और कोल की वजह से क्या हो जाता था? देयर वाज पोल्यूशन. और पोल्यूशन में क्या एक्सपेल हुआ आउट होता था? स्मोक एंड सूट. ये एक्सपेल आउट होता था. तो क्या हो गया फिर? तो इस पोल्यूशन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया? लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पोल्यूशन. लाइकन जो है वो पोल्यूशन में ग्रो नहीं करती. यू नो अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है ना? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स. याद रख सकते. बायोलॉजिकल indicators for detection of pollution. They are called as
बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स फॉर व्हाट, फॉर डिटेक्शन ऑफ पोल्यूशन। उसके बाद क्या हो गया, bark of trees become black due to deposition of smoke and soot, and black moths now show the camouflage, and now black moths show camouflage and not eaten by predators. Not eaten by predators. While as white moths show contrasting color. While as white moths show contrasting correct color, and were eaten by predator. So this is called as a natural selection. अब नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, ब्लैक वंस को। वाई, क्योंकि अब उसमें वेरिएशन जो थी वो यूजफुल थी, उसमें जो ब्लैक कलर था वो यूजफुल था, उसके अंदर जो चेंज थी, थे तो सारी वाइट ही लेकिन कुछ उसमें ब्लैक थे। अब ब्लैक वंस में जो वेरिएशन आई थी, जो वाइट से ब्लैक्स पैदा हुए थे, उनमें जो वेरिएशन थी वो यूजफुल वेरिएशन थी। अब नेचर ने उसी यूजफुल वेरिएशन का इस्तेमाल करके इसकी प्रोजेनी जो है वो बढ़ा दी और व्हाइट वंस की प्रोजेनी जो है वो घटा दी। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इजंट इट, और डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये आप दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लिखो जल्दी से इसको। आगे चल के जो नेक्स्ट वन हम देख रहे हैं इसी के सपोर्ट में ये भी है, इंपॉर्टेंट है ये भी, दैट इज व्हाट, को एवोल्यूशन। अब को एवोल्यूशन है क्या, पहले मैं इस चीज को अंडरस्टैंड कराऊं आपको। ये लिखा आप लोगों ने कहां तक, हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट इस थ्योरी को मिलता है दैट इज व्हाट, ये लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट वन जो हमारे पास आ जाता है दैट इज अ को एवोल्यूशन। चलो को एवोल्यूशन की पहले बात करते हैं हम। पहले मैं को एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड कर रहा हूं, है क्या को एवोल्यूशन। असल में अगर दो स्पीशीज, बात सुनो मेरी, अगर दो स्पीशीज इवॉल्व हो रही हो एट सेम टाइम, किसके लिए इवॉल्व होगी, ताकि उनमें उनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाए। बात आई मेरी समझ, इफ द टू स्पीशीज गेट इवॉल्व्ड ऑन अ सेम टाइम वो इवॉल्व हो रही है, so as though there is a what, symbiotic relationship between them. I'll give you one example. This co-evolution you can mainly see in case of the plants and their pollinators. अगर आप प्लांट एंड पॉलिनेटर को देखोगे, देखो बेटा इंसेक्ट जो होते हैं, प्लांट्स एंड देयर पॉलिनेटर्स, हम प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स के बीच में देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने प्लांट देखा है, ठीक है ना, वो इवॉल्व हो गया, उसे फ्लावर बना दिया, अब उस साइड में उसको इंसेक्ट भी इवॉल्व हो गया। वो इसलिए इवॉल्व हो गया ताकि क्या, वो पॉलिनेशन कराए इसके, इस फ्लावर की। अब जो रिलेशनशिप बनती है दोनों के बीच में वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। अगर आप लाइकन को देखोगे, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्गी एंड फंजे, इजंट इट। तो दोनों ऐसे इवॉल्व हो गए, अल्गी एंड फंजे ऐसे दोनों इवॉल्व हो गए
कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखी उन्होंने और एक ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया, दैट्स अ लाइकन, दोनों इवॉल्व हो गए इन ए कंबाइंड मैनर, इजंट इट? और अगर आप देखो कि वहां पे फंगई का काम क्या है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फॉर द लाइकन, फॉर द algae, और algae का काम उधर क्या है, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द फंजाई, इजंट इट? तो हम ये बोलेंगे कि अगर दो स्पीशीज सेम टाइम में इवॉल्व हो रही हो और इवॉल्व होने के बाद उनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट हो रही हो, देन दैट टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज को-एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? और को-एवोल्यूशन जो है, इट आल्सो सपोर्ट्स व्हाट इट सपोर्ट्स? नेचर सिलेक्शन, इजंट इट? क्योंकि नेचर ने सिलेक्ट किया, जैसे प्लांट के अंदर फ्लावर है, एक प्लांट इवॉल्व हो गया, उसे फ्लावर बना, इजंट इट? क्यों? एनवायरनमेंट में चेंज थी, डिमांड, एनवायरनमेंट को रेजिस्ट करने के लिए उसने क्या किया, उसे फ्लावर डेवलप किया। अब वहां से इंसेक्ट भी इवॉल्व हो गए ताकि वो क्या करे, इसकी पॉलिनेशन कराए, ठीक है ना? इसको बोलते हैं को-एवोल्यूशन। तो अगर हम को-एवोल्यूशन की बात करेंगे, तो हम को-एवोल्यूशन की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे when two species get evolved, when two species get evolved with the same time, and with the same time to have symbiotic association, with each other. This type of evolution is called as co-evolution, isn't it? और इसकी जो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, प्लांट्स एंड देयर पॉलिनेटर्स। और एक एग्जाम्पल भी है इसमें, आप देख सकते हो, हम बोलते हैं फंगई एंड लाइकन्स, फंगई एंड algae to form lichen, ये जो आप एवोल्यूशन देख रहे हो, दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज को-एवोल्यूशन, ठीक है ना बेटा? और ये भी सपोर्ट किसको करती है? नेचर सिलेक्शन को, इजंट इट? तभी तो होगा ना जब नेचर इन दो चीजों को सिलेक्ट करेगा, एक दोनों में एवोल्यूशन आ जाएगा और एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगे। ऐसा ना हो कि फ्लावर बन जाए फिर पॉलिनेशन ही ना हो, इजंट इट? तो ये चीज तो इंपॉर्टेंट है ना। तो दो स्पीशीज इवॉल्व हो रहे हैं सेम टाइम पे, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ताकि एक दूसरे के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? को-एवोल्यूशन। और ये भी सपोर्ट कर रहा है किसका? नेचुरल सिलेक्शन का। वीडीसाइड का देखो, आपने वीडीसाइड लाया मार्केट से, आपने उसको क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे कर दिया। अब देखो, कुछ वीडीसाइड्स ऐसे होंगे जिनके अंदर जीन रेजिस्टेंट नहीं होगा टू वीडीसाइड, इजंट इट? अब वीडीसाइड्स को आप डाल रहे हो, व्हाट वीड्स को डाल रहे हो आप, वीडीसाइड्स वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनमें ऐसा भी कोई होगा वीड जो रेजिस्ट करेगा किसको? वीडीसाइड को, इजंट इट? अगर वो रेजिस्ट करेगा वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकता है, जो रेजिस्ट नहीं कर पाया वो खत्म हो सकता है। और एक एग्जांपल लिख सकते हो, यूज ऑफ वीडीसाइड्स, या आप लिख सकते हो वन मोर एग्जांपल, यूज ऑफ वीडीसाइड्स। Only those weeds can grow or multiply to make their what we call this progeny. Only those weedicides can survive, लिख सकते हो आप, survive, which have resistance to वीडीसाइड। अब आप बार बार यूज करोगे एक्सेसिव, तो खाली वही सर्वाइव करेगा जो क्या होगा, इसको रेजिस्टेंस टू वीडीसाइड होगा, इजंट इट? नेचुरल सिलेक्शन आपने यहां से चेंज लाई किसमें? एनवायरनमेंट में, इजंट इट? अब वही तो सर्वाइव करेगा ना जिसके अंदर एक यूजफुल वेरिएशन हो इसके खिलाफ, वही तो सर्वाइव करेगा,
यहाँ DDT का आपका इस्तेमाल किया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इट्स व्हाट, इंसेक्टिसाइड, आपने यूज किया। जब आपने इंसेक्ट्स को मारने के लिए इसको यूज किया, बात सुनो मेरी, अब कोई इंसेक्ट के पास ऐसी वेरिएशन होगी विच विल बी यूजफुल, isn't it? और वो वाला इंसेक्ट ग्रुप जो है वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, isn't it? This is natural selection. अब नेक्स्ट में लिखो आप क्रिटिसिज्म, हाईलाइट करके लिखो, क्रिटिसिज्म टू नेचुरल सिलेक्शन थियरी। ये क्या था हमारा, ये था हमारा सपोर्ट, ठीक है ना। अब लिखो आप, पहला जो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम डार्विन की बात करेंगे, डार्विन डज नॉट एक्सप्लेन अस अबाउट द लार्ज डिसकंटिन्यूअस म्यूटेशन, ही ऑलवेज स्पीक्स अबाउट स्मॉल कंटिन्यूअस म्यूटेशन। वो स्मॉल म्यूटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बात आई मेरी समझ में, और वो भी कौन सी, कंटिन्यूअस वाली, नॉट ए डिसकंटिन्यूअस। कोई लार्ज म्यूटेशन आ जाए, इजंट इट, और उसकी वजह से क्या हो जाए, स्पीसीएशन हो जाए, कोई नई स्पीस बन जाए, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, एक बात। दूसरी बात, डार्विनिज्म या नेचुरल सिलेक्शन में आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, ये वेरिएशन आई कहां से, इसके बारे में डार्विन ने कोई बात नहीं कही। तो दो क्रिटिसिज्म आप पहले लिखो इसको, क्रिटिसिज्म टू डार्विनिज्म लिखो आप, या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्रिटिसिज्म टू डार्विनिज्म, या आप इसको बोल सकते हो नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बोलो क्या क्रिटिसिज्म है पहले, डार्विन डज नॉट एक्सप्लेन अस अबाउट व्हाट, लार्ज डिसकंटिन्यूअस म्यूटेशन। सो हम बोलेंगे पहला पॉइंट, डार्विन was not able to talk about large discontinuous mutation. He always speaks about small continuous mutation. इसके बारे में उसने बताया। सेकंड, डार्विन was not able to tell us about what, the source of variation. वेरिएशन आई कहां से, इसे बोला कहीं से आई है, so not able to talk about source of variation. इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल पाए, सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है। फिर एक किसने एक थ्योरी दी, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ पाइजेनेसिस, सुना है नाम को, इसने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का जो नाम हमारे पास है, दैट इज थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। अब हाईलाइट करो, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस में क्या बोलता है, डार्विन बोलता है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस में कि देयर आर सम स्मॉल सब्सटेंसेस, दीज ही कॉल पैनजीन्स, which come from the different cells and combine inside the what, and come inside the gametes, वो gametes या gonads में आ जाते हैं, फिर उसी की वजह से क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है। ये पहला एक थ्योरी कंसेप्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि डार्विन ने इसको ठीक करने के लिए कि वेरिएशन आई कहां से, क्योंकि इसका सोर्स है, इसको बताया ना लोगों ने, तो आपका क्रिटिसिज्म है, अब मुझे हमें बताओ सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है। तो उसने एक थ्योरी दी, दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। About what? To explain the what, variation, source of variation क्या है। तो इसने बोला कि some small substances come from the different cells of the body which he call pangenes and get accumulated inside the gonads that are responsible for variation.
ये उसने बोला. So उसने क्या बोला? Some small substances which he called pengenes come from different cells and get accumulated in gonads, which are responsible for and is responsible for वेरिएशन. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेरिएशन के लिए. इसका मतलब पूरी तरह ये म्यूटेशन की बात तो नहीं कर रहा है ना. अभी म्यूटेशन वेरिएशन लाता है, कोई बात नहीं कही. जैसे कोई म्यूटेशन की बात की नहीं कही. फिर उसके बाद इस चीज को ठीक करने के लिए, इस म्यूटेशन को फॉर बेटर एक्सप्लेन करने के लिए इसने एक थ्योरी दी, दैट विल बी कॉल्ड एज नियो डार्विनिज्म. अब उसके बाद जो है इसको इरेडिकेट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमारे पास जो नई थ्योरी आई, दैट वाज कॉल्ड एज, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, दैट वाज कॉल्ड एज नियो डार्विनिज्म. नियो डार्विनिज्म मीन्स न्यू थ्योरी ऑफ द डार्विनिज्म.